हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के सीरीज देख रहे थे और उसमें शेड्यूल 1 हमने देख लिया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने देखा था। फिर उसके बाद शेड्यूल्स देख रहे थे, जिसमें कि ओरिजिनल शेड्यूल 8 थे, लेकिन बाद में 4 और जोड़े गए और 12 हो गए। तो अभी हम शेड्यूल 2 के बारे में बात कर रहे हैं। शेड्यूल 2 में लिखा गया है प्रोविजंस रिलेटेड टू द इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस के बारे में इसमें लिखा गया है। तो ये किसके बारे में लिखा गया है, जो कि इनके अलाउंस या फिर इमोल्यूमेंट्स के बारे में लिखा है। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सीएजी। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हुज सैलरी इज़ नॉट गिवन इन द शेड्यूल 2। तो ऑप्शन में शायद सीएजी के साथ साथ अटॉर्नी जनरल दे दे, या फिर और भी चीज़ों को दे सकता है। यूपीएससी चेयरमैन को दे सकता है, क्योंकि इनकी पावर्स जो होती है लगभग सिमिलर होती है। जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो होता है वो भी लगभग सिमिलर होता है, इसलिए इनकी सैलरीज जो हैं वो भी लगभग सेम होती है। सीएजी, यूपीएससी चेयरमैन, अटॉर्नी जनरल और की सैलरी लगभग 2.5 लाख ही होती है। लेकिन जो सीएजी की सैलरी होती है ये शेड्यूल 2 में मेंशन्ड होता है, तो इसका आप लोग खासा ध्यान दें। फिर इन लोगों की सैलरीज और अलाउंसेस या फिर प्रिविलेजेज जो है शेड्यूल 2 में लिखे गए हैं। अब इनकी सैलरीज देख लेते हैं कितनी कितनी होती है। ये बॉक्स में मैंने सैलरीज लिख रखी हैं। जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी 4 लाख, स्पीकर ऑफ लोकसभा 4 लाख, गवर्नर की 3.5 लाख, सीजेआई की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी सैलरी 2.8 लाख होती है, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है 2.5 लाख होती है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सैलरी 2.5 लाख होती है, जजेज ऑफ हाई कोर्ट की सैलरी 2.25 लाख होती है, यूपीएससी चेयरमैन की सैलरी 2.5 लाख होती है, सीएजी की सैलरी 2.5 लाख, अटॉर्नी जनरल की सैलरी 2.5 लाख और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी सैलरी 2.5 लाख होती है। अब अगले शेड्यूल के बारे में हम लोग देखते हैं। यदि आपको कुछ आर्टिकल्स देखने हो शेड्यूल 2 के, तो आर्टिकल 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221, ये आर्टिकल्स जो है सेकेंड शेड्यूल से रिलेटेड हैं। अब हम लोग शेड्यूल 3 में चलते हैं। शेड्यूल 3 में जो है फॉर्म ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन लिखा है। इसमें ओथ्स एंड अफर्मेशन, पद और गोपनीयता की जो शपथ ये लोग लेते हैं वो क्या चीज़ें हैं उसके बारे में देखते हैं। इनमें जो ओथ्स एंड अफर्मेशन की बात कही गई है, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, कैंडिडेट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड जजेज ऑफ हाई कोर्ट, इनकी जो ओथ्स एंड अफर्मेशन के बारे में जो है शेड्यूल 3 में लिखा गया है। अब देखते हैं कि किसके ओथ के लिए कौन किस पोस्ट के लिए कौन ओथ कराता है, और यहाँ ओथ की स्पेलिंग गलत है। रिजाइन कौन कराता है। प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का ओथ जो है सीजीआई के प्रेजेंट में होता है, और रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट को करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के प्रेजेंट में ओथ लेते हैं प्रेजेंस में, और रिजाइन जो है प्रेसिडेंट को करते हैं। गवर्नर सीजे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के प्रेजेंस में ओथ लेते हैं, और रिजाइन जो है ये प्रेसिडेंट को करते हैं। लोकसभा स्पीकर जो है कोई ओथ नहीं होता है इनका, और रिजाइन जो है डिप्टी स्पीकर को करते हैं। पीएम प्रेसिडेंट को ओथ प्रेसिडेंट के प्रेजेंट में ओथ लेते हैं, और प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन अपना देते हैं। सीएम जो हैं ये भी ओथ अपना गवर्नर के प्रेजेंस में ही देते हैं, और इनका रिजाइन भी गवर्नर ही लेते हैं। अब अगले शेड्यूल के
पे बढ़ते हैं। शेड्यूल 4 में लिखा गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। तो एलोकेशन जो होता है इसमें शेड्यूल 4 में एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा की सीट्स का एलोकेशन इसमें होता है। तो बस इतना ही चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि यहीं पे हम लोग सारे स्टेट्स के सीट्स देख लेते हैं कि राज्यसभा, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी कितनी सीटें होती हैं। जैसे यूपी में देखें तो राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में 403 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं राज्यसभा की, लोकसभा की 48 और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 288 है। आंध्र प्रदेश में 11 सीटें राज्यसभा की, 25 लोकसभा और 175 लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। तो ऐसे करके पूरी जो स्टेट्स हैं उनकी मैंने लिस्ट बना रखी हैं, आप इसे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब कुछ इससे रिलेटेड डेटा देखते हैं, कुछ फैक्ट्स रिलेटेड डेटा, जैसे कि कहाँ कहाँ सीट्स कितनी कितनी है ये मैंने लिख रखी है। जैसे कि कहाँ कहाँ सीट्स बराबर है, जैसे लोकसभा में सीट्स जो है एक 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 करके ऐसे हैं और दो दो करके राज्यसभा में है। राज्यसभा में जो सीटें हैं वो एक एक करके हैं। एक सीट गोवा में, एक मेघालय में, एक मणिपुर में और 2 लोकसभा सीट्स जो हैं ये इन स्टेट में, गोवा, मेघालय और मणिपुर में। और यहाँ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं, गोवा में 40, मेघालय में 60 और मणिपुर में भी 60। मिज़ोरम में देखें तो 1 सीट लोकसभा, 1 सीट राज्यसभा और 40 सीट्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली की है। नागालैंड में भी सेम, और इनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है उसमें अंतर है, इसमें 60 हो गया है। सिक्किम में 1 सीट्स राज्यसभा, 1 सीट लोकसभा और 32 सीट्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। दिल्ली में 3 जो है राज्यसभा की सीटें हैं, 7 लोकसभा और 70 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं। और भी कुछ डेटा है, जैसे कि कहाँ 0 लोकसभा की सीट्स हैं, लेकिन यहाँ 0 राज्यसभा की सीट्स हैं, बस लोकसभा की सीट्स जो है वो एक एक दी गई हैं इन्हें। तो ऐसे स्टेट्स जहाँ पे कि लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होते हैं वहाँ लोकसभा की सीट्स जो हैं वो 0 होती हैं और राज्यसभा की सीट्स 0 होती हैं और लोकसभा की सीट्स जो होती हैं एक एक होती हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, फिर दामन दीव, चंडीगढ़ और लद्दाख, यहाँ पे एक एक लोकसभा की सीटें होती हैं। अब देखते हैं कि राज्यसभा में मैक्सिमम सीट्स कहाँ कहाँ होती हैं। ये 5 स्टेट हमने लिख रखे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 31 होती है, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16 और वेस्ट बंगाल में भी 16। तो ये क्रम है जिसे कि आप याद कर सकते हैं 5 स्टेट्स का। लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स कहाँ कहाँ हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 81 है, महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39। लेजिस्लेटिव असेंबली में देखें तो मैक्सिमम सीट्स यूपी में हैं, दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे बिहार और 5वें पे तमिलनाडु। 1 लोकसभा 1 राज्यसभा सीट्स कहाँ कहाँ हैं, तो नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम और पौंडीचेरी में 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट्स हैं। 1 लोकसभा और 2 राज्यसभा की सीट्स कहाँ कहाँ हैं, तो त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय और मणिपुर में 1 लोकसभा और 2 राज्यसभा की सीट्स हैं। फिर इक्वल सीट्स राज्यसभा में कहाँ कहाँ हैं, जैसे वेस्ट बंगाल और बिहार में 16 सीट्स हैं, आंध्रा, एमपी और गुजरात में 11 सीट्स हैं, राज्यसभा उड़ीसा में 10-10 सीट्स हैं, तेलंगाना, आसाम और पांडिचेरी में 7-7 हैं। फिर पांडिचेरी नहीं, पंजाब में 7 सीट्स हैं, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5 सीट्स हैं। इक्वल लोकसभा में सीट्स देखें तो आंध्रा और राजस्थान में 25-25, आसाम, झारखंड में 14, जम्मू कश्मीर और यूके में 5-5। लेजिस्लेटिव असेंबली के इक्वल सीट्स देखें तो गोवा और मिजोरम में 40-40 सीट्स हैं, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में 60, छत्तीसगढ़, हरियाणा में 90 और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में जो है 70 सीट्स हैं। तो ये हमने देखा इन सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब शेड्यूल 5 देख लेते हैं। शेड्यूल 5 में लिखा है प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स हैं
उनके रिलेटेड जो प्रोविजंस है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके बारे में शेड्यूल 5 में लिखा गया है। एंड प्रेसिडेंट हैव द पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर के एडवाइस पे किसी भी एरिया को प्रेसिडेंट जो होता है वो डिक्लेयर कर सकता है शेड्यूल्ड एरिया। अब शेड्यूल 6 में देखें तो इसमें प्रोविजंस है रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड जो है इसमें प्रोविजंस है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, जैसे कि कुछ ही स्टेट्स के लिए है, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट्स हैं जिनके लिए ये ट्राइबल एरियाज़ के लिए एक अलग से स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। इसी में इनर लाइन परमिट होता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसे बनाता है, ILP कहते हैं इसे। शेड्यूल 7 जो है ये सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स को दिखाता है, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इन टर्म ऑफ लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। Presently the union list contain 100 सब्जेक्ट। अभी जो है वो 100 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ओरिजिनली जो 97 था पहले। स्टेट लिस्ट में देखें तो पहले 61 सब्जेक्ट्स थे, अभी 66 हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में पहले जो है 47 थे, लेकिन अभी 52 हैं। तो इस सेपरेशन ऑफ पावर्स में हमने देखा किस प्रकार कितने सब्जेक्ट्स जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट को दिया गया है। अब देखते हैं कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखते हैं, इनको मैं बता देता हूं। जैसे सेंसस जो है यूनियन में रखा गया है, इनकम टैक्स, शेयर मार्केट, रेलवे, पोस्ट ऑफिस और यूनियन, ये सारी चीज़ें जो है यूनियन में रखी गई हैं। स्टेट में देखें तो लॉ एंड ऑर्डर ऑफ पुलिस, इंटरटेनमेंट, एल्कोहल, जेल, शमशान, कब्रगाह, सिंचाई, पंचायत, ये सारी चीज़ें जो है स्टेट में है। कॉन्करेंट में है जैसे प्लानिंग, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पॉपुलेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, न्यूज़पेपर, ये कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। शेड्यूल 8 जो होता है इसमें जो है लैंग्वेज के बारे में बताया गया है शेड्यूल 8 में। तो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली इट हैड 14 लैंग्वेज बट प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेज। तो सबसे पहले जब ऑफिशियल लैंग्वेज को देखें तो पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 14 लैंग्वेज थे, लेकिन बाद में जो है अमेंडमेंट के थ्रू 8 नए लैंग्वेज को ऐड किया गया और अभी जो है 22 लैंग्वेज हैं करंट में। तो जो 8 लैंग्वेज बाद में ऐड किए गए किस किस संविधान संशोधन से बने इसके बारे में देखते हैं। जैसे 1967 में जो है वो 21st अमेंडमेंट हुआ और सिंध जो भाषा है उसको ऐड किया गया सबसे पहले। ये इंडिपेंडेंट स्टेट जब इंडिपेंडेंट कंट्री बनी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था, उसके बाद अमेंडमेंट जो 21st वाला अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू इस सिंध भाषा को जोड़ा गया था 1967 में। अब देखें तो 1992 में जो है 71st अमेंडमेंट किया गया और नेपाली, मणिपुर और कोंकणी भाषा को इसमें ऐड किया गया। 2003 में 92nd अमेंडमेंट हुआ और मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी भाषा को 2003 में ऐड किया गया। मैथिली जो कि बिहार में बोली जाती है, संथाली जो झारखंड में, बोडो आसाम में और डोगरी जम्मू कश्मीर में। शेड्यूल 9 में जो है ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से ऐड किया गया है इसको, और मेनली इसमें जो है लैंड रिफॉर्म, लैंड एक्वाइजेशन लॉज हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। शेड्यूल 9 जो है ये ओरिजिनली जो है 13 जो आर्टिकल 13 है उसको रिप्रेजेंट करता है। प्रेजेंटली 282 आर्टिकल में इसके बारे में है। इसमें 284 लगभग कानून हैं, सब्जेक्ट्स हैं इसमें। अब 10th शेड्यूल के बारे में देखें तो 52nd अमेंडमेंट 1985 से इसे ऐड किया गया था। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉज हैं। एंटी डिफेक्शन लॉज क्या होते हैं? तो प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट 1985, आल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। तो जो भी दल बदल कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है शेड्यूल 10 में लिखा गया है, किस प्रकार इम्प्लीमेंटेशन होता है और कौन डिसाइड करता है एंटी डिफेक्शन लॉ, और कौन इसको जो है मेंबर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन इन्हें
जो एंटी डिफेक्शन करता है, जो डिफेक्शन करता है उससे कैसे हटाया जाता है और कौन हटाता है, ये सारी चीज़ें जो है शेड्यूल 10 में लिखी गई हैं। 91st अमेंडमेंट 2003 के 2003 में जो हुआ था 91st अमेंडमेंट, इसके थ्रू जो है एंटी डिफेक्शन जो लॉज थे उसको और इम्पावर्ड किया गया था। शेड्यूल 11 में जो है 73rd अमेंडमेंट 1992 से ऐड किया गया है और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है 243I में है। स्टेट फाइनेंस कमीशन को इसलिए यहाँ ऐड किया गया है क्योंकि शेड्यूल 11 जो है पंचायत से रिलेटेड है और इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट ही फंड करती है इन्हें, तो इसीलिए स्टेट फाइनेंस कमीशन को 243I आर्टिकल में लिखा गया है। क्यों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोट कर रखा है। 243D जो है रिजर्वेशन इन ST फॉर वुमन के बारे में लिखा गया है इस आर्टिकल में, और 2 अक्टूबर 1969 को नागौर राजस्थान से इसे सबसे पहले नेहरू जी ने इनागोरेट किया था पंचायती राज को। इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, इसका ध्यान रखना है। शेड्यूल 12 जो है इसमें 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था इसे और 1992 में ही, और ये म्यूनसिपल कोऑपरेशन जो है जो शहर की अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं उसमें पंचायत की तरह की व्यवस्थाएं जो है म्यूनसिपल कोऑपरेशन कहलाती हैं। इसमें 18 सब्जेक्ट हैं, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है 11th और 12th शेड्यूल में मेंशन्ड है। तो ये हमने देखा शेड्यूल्स के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।